तो दोस्तों आज हो गई है 9 अक्टूबर और जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए बायकॉट गोदी मीडिया। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। मुंबई पुलिस ने किया है बड़ा खुलासा, पैसे देकर के टीआरपी खरीदता था रिपब्लिक टीवी। अर्णब गोस्वामी की बढ़ गई है मुश्किलें, आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। मुंबई पुलिस ने टीवी चैनलों की टीआरपी को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने साफ साफ कहा है कि रिपब्लिक टीवी पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाता था। उन्होंने कहा है कि इसके बदले लोगों को पैसे दिए जाते थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक रिपब्लिक टीवी टीआरपी के लिए जोड़ तोड़ में लगा हुआ था। आप लोगों को आगे बताते चले, मुंबई पुलिस कमिश्नर का दावा है कि कुछ अनपढ़ों के घर भी अंग्रेजी चैनल देखा जाता था, जबकि कुछ बंद घरों में भी टीवी चलता रहता था। जिन घरों में टीआरपी मीटर लगे हुए हैं उन्हें एक ही चैनल देखने के लिए पेमेंट की जाती थी। पुलिस कमिश्नर ने आगे कहा है कि 2 मराठी चैनलों के मालिक को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। रिपब्लिक टीवी के खातों को सीज किया जा सकता है। परमबीर सिंह ने कहा है कि ज्यादा विज्ञापन के लिए टीआरपी का यह खेल खेला जा रहा था। तो वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा है कि यह एक अपराध है, चीटिंग है, हम इसे रोकने के लिए लगातार जांच कर रहे हैं। तो वहीं आप लोगों को यह भी बताते चले, पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि रिपब्लिक टीवी में काम करने वाले लोग प्रमोटर और डायरेक्टर के इसमें शामिल होने के चांस हैं, और यहां पर मुंबई पुलिस किसी भी वक्त रिपब्लिक टीवी के मालिक अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करके पूछताछ कर सकती है। यह यहां पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि फर्जी टीआरपी कांड में फंस चुका है रिपब्लिक टीवी का दलाल अर्णब गोस्वामी। बढ़ चुकी है यहां पर मुश्किलें। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी दोहरी चाल, चरित्र और चेहरे की पार्टी। एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो लागू नहीं होने देंगे कृषि कानून, ये यहां पर कहना है कमलनाथ का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों ही कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए वादा किया है कि उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनते ही इन कानूनों को राज्य में लागू नहीं करने का फैसला लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि केंद्र और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस कानून के जरिए पूंजीपति और कॉरपोरेट क्षेत्र को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए बिना किसानों के भविष्य की सोचे ताबड़तोड़ तरीके से प्रदेश में इस कानून को लागू कर दिया गया। किसानों के खिलाफ अमीरों से मिलकर जो साजिशें चल रही हैं और जो साजिशें रची जा रही हैं उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी, और हम किसी भी कीमत पर सीएम बनने के बाद इसको लागू नहीं होने देंगे मध्य प्रदेश में, ये यहां पर कहना है कमलनाथ का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, जाट महापंचायत में नेता बोले हाथरस में जयंत चौधरी पर नहीं चरण सिंह की विरासत पर हमला हुआ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हाथरस मामले में राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के विरोध में जाट महापंचायत बुलाई गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लोकतंत्र बचाओ जाट महापंचायत हुई। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और कई नेता भी पहुंचे। आप लोगों को बताते चले, जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के साथ ही किसानों के मसले पर भी इस दौरान चर्चा की गई। तो वहीं रैली में आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हाथरस में योगी की पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया है वह एक बड़ी साजिश है। इस साजिश के तहत किसानों की राजनीति खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, आरएलडी की तरफ से बुलाई गई जाट महापंचायत को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और किसानों के संगठनों ने भी यहां पर जबरदस्त तरीके से समर्थन दिया और केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार को घेरा है इस पूरे मामले में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, मोदी सरकार में हुआ 12,000 करोड़ का लौह अयस्क निर्यात घोटाला, चुनिंदा अमीर दोस्तों को पहुंचाया गया है फायदा। ये यहां पर बड़ा खुलासा किया है कांग्रेस पार्टी ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें,
कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि केंद्र में बैठी बीजेपी ने पिछले 6 सालों में बार बार ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा अमीर दोस्तों के लिए ही सत्ता में आई है। हवाई अड्डों से लेकर के बंदरगाहों तक, टेलीकम्युनिकेशन से लेकर के नवरत्न कंपनियां और यहां तक कि भारत का गौरव माने जाने वाली भारतीय रेल तक मोदी सरकार अपने दोस्तों पर लुटाने पर सदैव तत्पर दिखाई दे रही है। उन्होंने आगे कहा है कि यह सरकार भूल जाती है कि देश और देश के भीतर इन तमाम संस्थानों का निर्माण कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों ने नहीं किया, बल्कि इस देश का निर्माण एक एक भारतवासी की मेहनत और खून और पसीने से हुआ है। जिस देश को हर देशवासी ने बनाया हो उसे चंद अमीरों के हाथों में बिकता देख दुख होता है। तो वहीं इस दौरान पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि 12,000 करोड़ का लौह अयस्क निर्यात घोटाला हुआ है मोदी सरकार के राज में और अपने कुछ चुनिंदा अमीर दोस्तों को लगातार फायदा पहुंचा रही है ये मोदी सरकार। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं मोदी सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। कैग रिपोर्ट पर राहुल गांधी का निशाना, कहा प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी इमेज की ही चिंता है। क्या कुछ है पूरा मामला दोस्तों आप लोगों को बताते चले। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों की स्थिति पर जारी कैग रिपोर्ट को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा। इतने में सियाचिन लद्दाख पर तैनात जवानों के लिए बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ अपनी इमेज की ही चिंता है, सैनिकों की नहीं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि पीएम ने अपने लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा। इतने में सियाचिन लद्दाख सीमा पर तैनात हमारे जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था, जैसे कि 30 लाख गर्म कपड़े, 60 लाख जैकेट और दस्ताने, 67 लाख 20,000 जूते, 16 लाख 80,000 ऑक्सीजन सिलेंडर। पीएम को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। दरअसल दोस्तों कैग रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 और 17-18 की अवधि के दौरान हुए ऑडिट में पता चला है कि ऊंचाई वाले और ठंडे स्थानों पर सैनिकों की तैनाती के लिए जरूरी कपड़ों और उपकरणों की खरीद में 4 साल तक की देरी हुई है। बर्फ में लगाए जाने वाले चश्मों की भी यहां पर बेहद कमी रही है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सियाचिन लद्दाख पर तैनात जवानों के लिए जरूरी सामान तो नहीं खरीद पा रहे हैं पीएम मोदी, लेकिन हाँ अपने लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज जरूर खरीद लिया है नरेंद्र मोदी ने। इसी पूरे मामले पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है और कैग की रिपोर्ट से हुआ है ये बड़ा खुलासा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। तबलीगी जमात से जुड़ी याचिका पर केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सीजेआई बोले आप कोर्ट से ऐसा सुलूक नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाल के दिनों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमीयत उलेमा ए हिंद और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह तल्ख टिप्पणी की है। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि कोविड-19 के दौरान हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर मीडिया का एक वर्ग सांप्रदायिक विद्वेष फैला रहा था। तो वहीं पीठ ने इस मुद्दे पर केंद्र के कपटपूर्ण हलफनामे के लिए उसकी खिंचाई की है। न्यायालय ने कहा है कि हाल के दिनों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब जमात की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि याचिकाकर्ता बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलना चाहते हैं। इस पर केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए पीठ ने कहा है कि वे अपने हलफनामे में कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसे कि आप जो चाहे वह तर्क देने के लिए स्वतंत्र हैं। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है तबलीगी जमात के मामले में केंद्र की मोदी सरकार को। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। हाथरस मामले में पीड़िता के चरित्र का हनन करने की कोशिश हो रही है, ये यहां पर कहना है प्रियंका गांधी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार हाथरस में हुई घटना को लेकर के योगी सरकार पर हमलावर हैं। एक ट्वीट के जरिए प्रियंका गांधी ने पीड़िता की मौत के बाद उसके लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को न्याय की दरकार है, अपमान की नहीं।
दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने कहा है कि इस तरह की भूमिका तैयार की जा रही है ताकि महिला के चरित्र पर सवाल खड़ा किया जा सके। उसके साथ जो भी हुआ उसके लिए महिला को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है। यह बेहद ही गलत है। हाथरस में एक जघन्य अपराध हुआ है जिसके चलते 20 साल की दलित युवती की मौत हो गई। युवती के शव को बिना घर वालों की सहमति और उनकी उपस्थिति के जला दिया गया। महिला को न्याय मिलना चाहिए, अपमान नहीं। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और योगी सरकार को घेरा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बिहार से एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। शक्ति मलिक हत्याकांड खुलासे के बाद तेजस्वी यादव ने कहा हमारे खिलाफ रची जा रही थी बीजेपी और जेडीयू की तरफ से साजिश। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक हत्याकांड को लेकर के एसपी विशाल शर्मा ने बड़े खुलासे किए हैं। एसपी ने कहा है कि इस हत्याकांड में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत सभी नामजद 6 आरजेडी नेताओं का कोई भी हाथ नहीं है। तो वहीं इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब इस हत्याकांड में पुलिस की तरफ से क्लीन चिट दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस केस में हम दोनों भाइयों का नाम घसीटना बिहार की नीतीश सरकार की सोची समझी साजिश थी, लेकिन यहां पर नीतीश सरकार हो चुकी है बेनकाब। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव, कुशवाहा ओवैसी ने बनाया है नया फ्रंट। उपेंद्र कुशवाहा होंगे सीएम पद के उम्मीदवार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच राज्य में एक और फ्रंट की एंट्री हो चुकी है जो एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देगा। आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नए फ्रंट का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने जताई है भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% गिरावट की आशंका। 1991 से भी बड़ा है संकट। वर्ल्ड बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट की आशंका जताई है। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में 9.6% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ये यहाँ पर दोस्तों अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और बुरी खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो